नमस्कार दोस्तों। आज का जो बाजार था वो काफी एक्साइटिंग था। 11 बजे तक ऐसा लग रहा था कि जो बाजार है वो वापस नीचे आएगा, लेकिन 11 बजे के बाद बाजार ने जो मोमेंटम पकड़ा वो तो देखने लायक था। इसी वजह से जो मोटी मोटी हमारी मार्केट रही है वो आज की डेट में अप रही है। इसी के साथ साथ जो चाइना है उसने इम्पोज कर दिया टैरिफ जो है यूएस के ऊपर। इसी के साथ साथ जो यूएस ने टैरिफ इम्पोज किया था मैक्सिको और कनाडा के ऊपर, उन्होंने बोला भाई 1 महीने के लिए पॉज है। इसी के साथ साथ आरबीआई की मीटिंग है, तो बहुत कुछ चल रहा है इस समय पे ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर। ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसी के साथ साथ आपके कुछ क्यूएनए भी लूंगा मैं, ताकि जो नॉर्मल इशू चल रहा है एक इन्वेस्टर के दिमाग में उसको भी हम एड्रेस कर पाए। राइट, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो शुरुआत करते हैं मार्केट मोड इंडेक्स से। अगर आप देखो एक्सट्रीम फियर जोन के अंदर था, अब वो फियर जोन के अंदर आ चुका है, इवन ग्रेडी जोन के अंदर धीरे धीरे करके मूव करा। तो हमारे लिए अच्छी बात है कि मोमेंटम बाजार के अंदर वापस आ रहा है। अगर हम ओवरऑल स्टॉक मार्केट की बात करें तो निफ्टी 50 करीब करीब 1.5% के आसपास ऊपर था। ओवरऑल जो इंडाइसेस थे वो 1.5% के आसपास ऊपर थे। स्मॉल कैप 100 1% के आसपास ऊपर था। निफ्टी बैंक देखोगे तो करीब करीब 2% के आसपास ऊपर जा रहा था। वहीं पे निफ्टी आईटी और फार्मा करीब करीब 1.15% और फार्मा 1.57% के आसपास ऊपर था। अब ये जो मार्केट में मोमेंटम आया इसके पीछे के बहुत सारे रीजन है, लेकिन बात करते हैं सबसे पहले बैंकिंग और बीएफएसआई सेगमेंट की, क्योंकि काफी सारे लोगों ने इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे कि भाई कब चलेगा, क्या लगता है, और हमने भी काफी बार इसके बारे में डिस्कस करा है। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आरबीआई की मीटिंग होने वाली है। ठीक है, अब जो आरबीआई की मीटिंग है उसके अंदर जो मेजर पॉइंट है वो है हमारे इन्फ्लेशन के नंबर, दूसरा मेजर पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट रेट कट। ठीक है, इन दो के ऊपर मेन फोकस होने वाला है। अभी तक ये लग रहा था कि जिस हिसाब से यूएस इंपोज कर रहा है टैरिफ अलग अलग देशों के ऊपर, तो जो हमारे इंटरेस्ट रेट हैं वो कटेंगे नहीं, वो बहुत ज्यादा चांसेस थे कि भाई वो पोस्टपोन हो जाएंगे और सेम इंटरेस्ट रेट के ऊपर ही जाने वाला है। लेकिन आज की डेट के अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जिस हिसाब से ट्रम्प ने पोस्टपोन कर दिया टैरिफ कि 1 महीने बाद टैरिफ लगेगा, तो अब ये चीज समझ आ रही है कि भाई आईएनआर गिर रहा है, ठीक है, इट्स टोटली फाइन, लेकिन अब रेट कट किया जा सकता है, क्योंकि जो एक टैरिफ का डर था ना वो धीरे धीरे करके हट रहा है कहीं ना कहीं। तो इस वजह से जो चांसेस हैं इस बार रेट कट होने के वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई हो चुके हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली 0.25% का रेट कट आपको दिख सकता है। अब ये जो 0.25% है, क्या ये बहुत बड़ा नंबर है? नहीं, ये बहुत बड़ा नंबर नहीं, लेकिन क्या इससे रिलीफ मिलेगा? डेफिनेटली इससे रिलीफ मिलेगा, और जो लिक्विडिटी है वो भी आपको देखने को मिलेगी। और जो आरबीआई है ना वो अब चाहते भी है कि रेट कट किया जाए, ताकि जो मोमेंटम है वो वापस से गैदर हो। आप ये समझो कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसने बजट के अंदर इस बार रिलीफ क्यों दिया? क्योंकि लिक्विडिटी मार्केट के अंदर आई, जो कंजम्पशन है वो वापस से, जो ग्रोथ रुक चुकी है वो वापस से धीरे धीरे करके मोमेंटम पिक कर रहा है। और इसी के साथ साथ जो आरबीआई है वो भी वही चाहती है। इसलिए आप देखोगे उन्होंने बॉन्ड्स खरीदे थे 60,000 करोड़ के आसपास के, काफी लंबे टाइम के बाद, और वापस से इस बार चांसेस है कि रेट कट हो जाए, तो जो ग्रोथ इंजन हमारा रुक गया था इससे ग्रोथ इंजन हमारा वापस आ जाएगा। और जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी लोगों के पास आई बजट के बाद, इससे जो इन्फ्लेशन है वो भी धीरे धीरे करके कंट्रोल होगा। इन्फ्लेशन बढ़ने के पीछे जो दूसरा रीजन होता है वो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस, वो भी ट्रम्प के आने की वजह से थोड़े से ज्यादा स्टेबलाइज हो रहे हैं। सो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आज बाजार में है, जिस वजह से आपको कंज्यूमर और जो बैंकिंग सेगमेंट है वो थोड़ा सा अच्छे मूड में दिखा और अप मूव के अंदर दिखा। सो आई होप आपको कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, कि भाई ऑप्शन है इस समय पे बैंकिंग एनबीएफसी के अंदर धीरे धीरे करके पोजीशन बिल्ड करनी चाहिए। एज आई सेड काफी बार कि भाई आपको पोजीशन बिल्ड करनी चाहिए। एक ऐसा सेगमेंट है जो मरा हुआ सेगमेंट है। इंडियन इकोनॉमी रिकवर करेगी, इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू हो जाएंगे, इन्फ्लेशन कम होना शुरू हो जाएंगे, ये रॉकेट बनने वाला है। बिकॉज 4-5 साल से ये चला नहीं है, और हमेशा पैसा वही बनता है जो डीपली वैल्यूड होता है। एचडीएफसी को देख लो, वो भागना शुरू हो चुका है, एक्सिस भाग रहा है, आईसीआईसीआई भागना शुरू हो चुका है, लार्ज बैंक भागना शुरू हो चुके हैं। ये रैली की शुरुआत है, आप ये समझ लो, ये रैली की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। अभी कैच होगी तो होगी, बाद में होगी नहीं होगी ये देखा जाएगा। तो कोई रिकमेंडेशन नहीं मेरी साइड से, जो मार्केट में हो रहा है वो मैं आपके सामने साफ साफ प्रेजेंट कर रहा हूं। अब थोड़ी सी बात करते हैं चाइना की, क्योंकि ग्लोबल पॉलिटिक्स भी इंपॉर्टेंट है। देखो जो चाइना है उसने काउंटर करा है इंपोज, मतलब 15% के टैरिफ लगा दिए हैं कोल के ऊपर, गैस के इंपोर्ट पे, जो कि यूएस से वो इंपोर्ट करते हैं, और ये एक तरीके का काउंटर है। आप ये समझो ये दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमी है जो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रही है। अब जो यूएस है उसने कनाडा मैक्सिको को धमका दिया और अपना काम निकलवा लिया जो वो निकलवाना चाहते थे। तो इस वजह से उन्होंने बोला भाई 1 महीने का टाइम दे रहा हूं, 1 महीने में जो बोला है वो हो जाना चाहिए। ठीक है, जो कि ट्रंप ने बोला है। अब जो चाइना है ना वो थोड़े फिनिकी लोग होते हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि भाई तुम दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी हो, तो मैं भी आपसे पीछे थोड़े ना हूं, और मैं तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता हूं आपको। सो अगर आप मेरे पे टैरिफ लगाओगे तो पहली चीज आपकी में इन्फ्लेशन बढ़ेगा,
दूसरी चीज, जो मैं आपसे इंपोर्ट करता हूं उस पर टैरिफ लगा दूंगा। बट एक चीज समझो, क्या यूएस बहुत ज्यादा कोल या गैस एक्सपोर्ट करता है चाइना को? नहीं, यूएस की इकोनॉमी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। इसी वजह से आप देखोगे जब ट्रंप आए थे, उन्होंने बोला था भाई हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है इन सारी की सारी चीजों का। वो कह रहे थे कि भाई हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम ऑयल निकाल सकते हैं, हम गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये देखोगे जो चाइना ने टैरिफ लगाया वो कुछ ऐसी चीजों के ऊपर लगाया जो इस समय पे चाइना बहुत ज्यादा इंपोर्ट नहीं करती है यूएस से। पहली चीजों को ये। दूसरी चीज, जो नेक्स्ट जनरेशन के रिसोर्सेज है जिससे आपकी बैटरीज बनती हैं, वो मेनली कंट्रोल करता है इस समय पे चाइना, राइट। तो इस समय पे जो वॉर है कि भाई नेक्स्ट डेकेड किसके नाम पे होगा, ये चल रही है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। और अगर आप ये सोचो इससे बहुत बड़ा कुछ निकलने वाला है, तो देखो जिस हिसाब से ट्रंप ने पॉज ले लिया थोड़ा सा, मुझे लगता है ये जो ट्रेड वॉर है ये हो सकता है धीरे धीरे करके कुछ भी ना हो, सिर्फ और सिर्फ पावर की गेम हो कि भाई कौन ज्यादा पावरफुल है, उसके हिसाब से चीजें चलेगी। और डेफिनेटली जो यूएस है पावरफुल काफी है, लेकिन चाइना भी कम नहीं है। तो देखते हैं दोनों में से जीतता कौन है। मुझे लगता है एक बीच का रास्ता निकाल लिया जाएगा, जो कहते हैं ना कि भाई सेटलमेंट कर लो, वैसे ही कुछ होने वाला है। बिकॉज अगर ये दोनों इकोनॉमी लड़ने आ गई तो भाई थोड़ी सी हो जाएगी प्रॉब्लम। अब थोड़ी सी बात यूरोप की भी करनी जरूरी है, बिकॉज ट्रंप उससे भी काफी ज्यादा खासा नाराज है। जैसे ही मैक्सिको और चाइना की जो टैरिफ्स है उसको थोड़ा सा पॉज मिला, वैसे ही थोड़ी देर बाद उन्होंने आकर बोल दिया कि भाई मैं तो यूरोप के ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। वो कह रहे हैं हमारी कार्स को एंट्री नहीं दे रहे यूरोप के अंदर। वो कह रहे हैं कि भाई आपकी कार्स तो अमेरिका बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है, लेकिन आपकी कंट्री में हमारी कार ही नहीं बिकती, तो आप हमारी कार्स को एंट्री दो, जैसे टेस्ला को। आपको ही पता है इलॉन मस्क ने पूरी जान लगा दी थी डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बनाने के लिए, तो भाई उनके फेवर में तो काम होगा ही होगा। और यही चीज यूरोप को भी अब सता रही है। इसी वजह से अगर आप देखोगे ग्लोबल मार्केट में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनी रहेगी अगले 2 से 3 महीने तक, जब तक ट्रंप भई है हमारे। लेकिन मुझे लगता है जो कंक्लूजन है वो एक बीच का रास्ता है। ना ये टैरिफ लगा के खुश हो सकते हैं, और अगर आप किसी कंट्री पे टैरिफ लगाओगे तो वो भी शांत नहीं रहने वाले, चाहे आप कितने भी पावरफुल हो। आप 20% का लगाओगे तो वो 10% का लगाएंगे, और नुकसान दोनों साइड होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी एक साइड ही नुकसान झेलने वाला है, राइट। क्योंकि ये टैरिफ गेम है और पूरी दुनिया एक दूसरे से लिंक है। अगर कहीं एक प्रॉब्लम होगी तो पूरी दुनिया पे इशू आ ही जाएगा, ठीक। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि भाई फर्स्ट हाफ में क्यों इशू आया। क्योंकि जो चाइना है उसने इंपोज कर दिया था कि भाई हम भी आप पे 15% का टैरिफ लगा देंगे। अब थोड़ी सी बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की, क्योंकि ये देखना भी थोड़ा सा जरूरी है। अगर आप देखोगे डाउ जोन्स ये यहाँ पे 0.9% के आसपास डाउन दिख रहा है। तो और ये फ्यूचर की बात है, मतलब आज की जो मार्केट है वो डाउन होते हुए दिख सकती है। यूरोप मार्केट करीब करीब आपको 0.13 के आसपास डाउन दिख रही है। और इसी के साथ अगर आप देखो गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है, निकी आज की डेट में पॉजिटिव है। कल तक ये सारी मार्केट आपको डाउन दिख रही थी, आज ये सारी मार्केट आपको अब दिख रही है। क्यों? क्योंकि लोगों को एक चीज समझ आ गई कि भाई यहाँ पे पावर गेम चल रहा है, और जब तक ये पावर गेम चलता रहेगा यहाँ पे ऑफिशियली कुछ नहीं होगा। ट्रंप चाहता है कि उनका काम आसानी से निकले, जब तक उनका काम निकलता रहेगा चीजें थोड़ी सी स्टेबलाइज होने वाली है। कनाडा और मैक्सिको एक एग्जांपल बन सकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं क्योंकि काफी टाइम से ये पेंडिंग रहे हैं। पहला क्वेश्चन है एसआईपी फंडा का। ये कह रहे हैं क्या सर ये सही टाइम होने वाला है लमसम करने के लिए? आपको क्या लगता है? मैंने वैसे इस पे ऑलरेडी वीडियो बनाई है, लेकिन शॉर्ट एनालिसिस में आपके लिए दोबारा कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने कल ही डिस्कस किया था कि भाई देखो ऑल टाइम हाई से गिरावट हो चुकी है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा गिरावट है, अब धीरे धीरे करके रिकवरी हो रही है। यहाँ तक 20% था, 5% की रिकवरी ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आपको बाय करना है तो दो सपोर्ट्स हैं जिसके ऊपर आपको बाय करना चाहिए। पहला सपोर्ट है ये वाला, जहां पे इस समय पे मार्केट है ये एक रेजिस्टेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। जब तक यहाँ पे एक बाइंग हैवी नहीं आएगी तब तक ये नंबर नहीं टूटेगा। ये चीज नोट करो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है गैप डाउन ओपनिंग, ठीक है। जब तक यहाँ पे हाई वॉल्यूम नहीं आएगी ये नहीं टूटेगा, जब तक अपसाइड नहीं जाएगा। सो जो कल की मार्केट होगी वो इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना। अगर वॉल्यूम अच्छा आए और यहाँ पे एक और हमें ग्रीन डंडा दिख जाए तो फॉर श्योर यहाँ पे थोड़ा पैसा डाला जा सकता है। लेकिन जो कल की मार्केट है अगर वो अच्छी नहीं आती और ये जो इंडेक्स है लगातार वापस नीचे आता है, तो जो सेकंड सपोर्ट है यहाँ पे एक अच्छी बाइंग बन रही है, जो कि है हमारे ये वाला नंबर। यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंट मिलता है मेन तरीके से, ठीक है। तो या तो 15,400 के आसपास खरीदना चाहिए या फिर आपको इसके ऊपर खरीदना चाहिए, जो कि है 15,900 के आसपास, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी नजरें होनी चाहिए, क्योंकि ये दो मेजर सपोर्ट है मेरे हिसाब से। वापस से जो बाजार है थोड़ा बहुत नीचे आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि जो आरबीआई की मीटिंग अगर उसमें रेट कट हो गया तो आप ये मानो ये जो डंडा है ये वापस ऊपर की साइड जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। बट अगर रेट कट नहीं होता तो वापस आपको जो मार्केट है वो नीचे आते हुए दिखेगी। तो कल का दिन इंपॉर्टेंट है, कल देखते हैं क्या होता है, उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे। बट इन दो के ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करोगे, मतलब सपोज को लाख रुपए आपके पास, 25 यहाँ पे डाल दिए, 25 यहाँ पे डाल दिए, तो आप एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। काइंड ऑफ रिस्क फ्री है, क्यों? क्योंकि आप डाउन साइड एवरेज कर पाओगे, पूरा पैसा भी मार्केट में नहीं लगा होगा, राइट। तो सपोर्ट पे खरीदो, अच्छा रहेगा। बट हाँ अभी एक रेजिस्टेंट है, तो कल की मार्केट के बाद डिसाइड कर सकते
सकते हैं कि खरीदना सही है या फिर नहीं। सुमैन का कमेंट आ रहा है, ये कह रहे हैं निफ्टी के किस लेवल पे लमसम करना चाहिए, प्लीज सजेस्ट करें। तो निफ्टी 50 की आई होप आप बात कर रहे होगे। तो निफ्टी 50 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखो ओवरऑल ऑल टाइम हाई से कितना डाउन दिख रहा है इस समय पे डाउन है 9% के आसपास, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेंड लाइन है जो आपको नोट करनी चाहिए, वो है थोड़ा सा ना ये डाउन ट्रेंड में जा चुका है। यहां तक देखो ये डाउन ट्रेंड बन रहा था हमारा, जो कि था 23,500 वाला, ठीक है। अभी एक अच्छी ग्रीन कैंडल मिली है हमें आज की डेट के अंदर, तो ये डाउन ट्रेंड हल्का सा तोड़ दिया है। लेकिन अगर एक और दिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिले, ठीक है, क्योंकि ये समझो ये सनराइज कैंडल होती है। सनराइज कैंडल क्या होती है कि एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल, एक छोटी सी ग्रीन कैंडल, जिसको हम कहते हैं कंफर्मेशन कैंडल। अगर एक कंफर्मेशन कैंडल मिलती है तो मोस्ट प्रोबेबली यहां से जो बाजार है थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है डिपेंडिंग ऑन सेंटीमेंट। तो कल का मार्केट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। बट अगर आप मेरे से पूछोगे निफ्टी 50 के अंदर क्या देख रहा हूं मैं, तो निफ्टी 50 में देखो एक ये मेजर सपोर्ट बनता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सपोर्ट कैसे डिजाइन करता है। अगर मैं आपको खुद ही सिखा दूं कि भाई कैसे करना होता है, पुराने जितने भी रेजिस्टेंट है, यहाँ पे मार्केट आती थी और लग के नीचे चली जाती थी। जैसे आप ये देखो, यहाँ पे मार्केट आई लग के नीचे चलेगी, मार्केट आई लग के नीचे चलेगी, मार्केट आई नीचे चलेगी। तो ये एक मेजर रेजिस्टेंट बन गया था इनिशियली। जब बाजार ने इसको एक बड़े ग्रीन कैंडल से खोला, आप यहाँ पर देखो, मैं दोबारा दिखाता हूँ जो मैं आपको कह रहा था ना, यहाँ पे देखो एक ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे देखो एक ग्रीन कैंडल, एक पतली सी एक और ग्रीन कैंडल है। तो बाजार ने जब इसे तोड़ा तो बाजार अप ट्रेंड में चला गया था, ठीक है। इसको कहते हैं फिर अप ट्रेंड, इसको कहते हैं डाउन ट्रेंड। अगर आप देखोगे यहाँ पे भी अगर हमें एक ग्रीन कैंडल और मिल जाए तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि जो बाजार है वो यहाँ पे अप ट्रेंड में मूव हो चुका है। तो रेजिस्टेंट भी सिखा दिया मैंने, सपोर्ट भी सिखा दिया, रेजिस्टेंट सपोर्ट भी सिखा दिया आपको। और क्या देखना है, सनराइज कैंडल आपको देखनी है और एक कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, उसके बाद हम कर सकते हैं। बट पहली इन्वेस्टमेंट अगर मैं लमसम की बात करूं थोड़ी सी, 22,840 एक मेजर सपोर्ट है यहाँ पे। अगर ये टूटता है तो भाई फिर ये जाते हुए दिखता है आपको 21,800 के आसपास, जिसके चांसेस अभी थोड़े से कम लग रहे हैं। अगर हमारा जो कल के नंबर है वो अच्छे आ जाए, रेट कट हो जाए तो अच्छी बात है। गणेश जी का कमेंट आ रहा है, ये कह रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में बताएं, बीएफएस के बारे में। गणेश जी का कमेंट है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बीएफएसआई फंड के बारे में बताएं, प्लीज एक्सप्लेन कि कब चलेगा, इसके बारे में बात करें। सर देखो, पहली चीज तो किसी को नहीं पता कि या कौन से स्टॉक्स और कौन से म्यूचुअल फंड कब चलेंगे, पहली चीज कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ट्रिगर पॉइंट्स हम जरूर यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। पहला ट्रिगर पॉइंट अगर आप बैंकिंग देखोगे, कंज्यूमर देखोगे, वो ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है। वो क्या था, वो है कंजम्पशन के नंबर, और बजट के अंदर जो हमें कंसेशन मिली इससे कंजम्पशन बढ़ेंगे। तो पहला ट्रिगर पॉइंट सक्सेसफुल हो चुका है। स्लोली स्टेडली ये चीज आपको रिजल्ट्स में कन्वर्ट होते हुए दिखेंगी। जैसे सपोज करो आज रेट कट हुआ, कल बाजार चढ़ा फिर गिर गया, क्यों? क्योंकि ये एक न्यूज थी, पॉजिटिव न्यूज थी, बाजार ने पॉजिटिवली लिया, यहाँ पे एक्शन दिखाया। लेकिन जब तक वो नंबर्स में कन्वर्ट नहीं होगी, बाजार वापस से नीचे आ जाएगा। तो इसको कहते हैं न्यूज बेस्ड इन्वेस्टिंग। और अगर आप थोड़ा टाइम ले लेते हो तो उसको कहते हैं फंडामेंटल इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो न्यूज बेस्ड इन्वेस्टिंग में इमीडिएट रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन जब तक वो नंबर में कन्वर्ट नहीं होते तो वो फंडामेंटल अच्छे नहीं होते। पहली चीज आई होप आप ये समझ चुके होंगे। सेकंड चीज, बीएफएसआई सेगमेंट की बात कर लें तो भाई बीएफएसआई के लिए रेट कट जरूरी है, रेट कट कंजम्पशन जरूरी है। जिस दिन ये दोनों चीजें हो जाएंगी, आप देखोगे चीजें रॉकेट बन जाएंगी। क्यों बन जाएंगी? तो जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो स्टॉक्स बढ़ेंगे। बेसिक एग्जांपल देता हूं, एसबीआई कार्ड, अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हो, जो कि मुझे पता है आप काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो, कितने परसेंट गेन है भाई? अगर आप देखोगे 26% के गेन ऑलरेडी एसबीआई कार्ड जैसी कंपनी दे चुकी है आपको। और इसके बारे में ऐसा है कि मैंने पहली बार बात करी नहीं, मतलब मैंने चीख के बात करी कि एसबीआई कार्ड आप देखो, एसबीआई कार्ड आप देखो। अभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत ऊपर निकल चुका है, ऑल टाइम हाई से नीचे देखोगे तो करीब करीब अभी भी यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो 27% का है। यहां से भी अगर ये ऑल टाइम हाई हिट कर ले तो मोटे मोटे तौर पे आप देखोगे 37% का। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, पहली चीज मैं बता दूं, कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। ये मैं आपको ये बता रहा हूं कि भाई कैसे आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। ये प्राइस है तो प्राइस ऊपर नीचे होता ही रहता है, हर दिन कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। लेकिन आपको ये समझना है कि जब कंजम्पशन बढ़ेगी तो जो बैंक्स हैं वो काफी तेजी से ऊपर की साइड भागते हुए आपको दिखेंगे। जैसे एसबीआई कार्ड्स ने काफी टाइम से परेशान किया, फिर क्या वो मोमेंटम आया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भी एक मोमेंटम दिखाया था, 34 के आसपास खरीदा था, आज की डेट में 62 के आसपास शायद चल रहा है। सो ये टाइम लगता है लेकिन मोमेंटम आ जाता है। कंपनी अच्छी होनी चाहिए, फंडामेंटल ठीक ठाक होनी चाहिए, आपका टाइम आ जाएगा। और जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है वो स्लोली स्टेडली ठीक हो ही रहा है, एज अ बिजनेस ठीक हो रहा है। तो जब ये थोड़ा ज्यादा और प्रॉफिटेबल हो जाएगा तो यहाँ पे ग्रोथ आ जाएगी, ऐसी कोई डरने वाली बात है नहीं सर इसके अंदर। तो अभी के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई होगी और आप लोग बोलोगे भाई इतनी लंबी वीडियो बनाए मत करो, तो आपकी सुन लेते हैं। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना। अगर आपके पास कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो, नेक्स्ट Q&A के अंदर मैं वो पिक करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट 1 घंटे में जो भी आएंगे उसको फॉर श्योर मैं कवर करने वाला हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।